नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम मन की बात का 130वां एपिसोड प्रसारित होगा। सीएम योगी ने हरियाणा सीएम सैनी को दी जन्मदिन की बधाई। कहा, भगवान कृष्ण से उनके उत्तम स्वास्थ्य व सुदीर्घ आयु की प्रार्थना। राज्यपाल गुरमीत से सीएम धामी ने की शिष्टाचार भेंट। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए समन्वय पर हुई चर्चा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मथुरा वृंदावन के बांके बिहारी का दौरा। आज वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे नितिन नवीन। लखनऊ ग्लोब कैफे बना गुंडागर्दी का अड्डा। कैफे पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। हिमाचल में टेम्परेचर -7। नेशनल हाईवे पर 1300 से ज्यादा रास्ते बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड आपको सुनाते हैं। टोन होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसे अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोग को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करें, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। मेरे साथियों, इन दिनों मैं सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा हूं। लोग साल 2016 की अपनी यादों को फिर से ताजा कर रहे हैं। उसी भावना के साथ आज मैं भी आपके साथ अपनी एक मेमोरी को शेयर चाहता हूं। 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी। तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही एक छोटा क्यों न हो, लेकिन ये युवा पीढ़ी देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है। तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या। साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। साथियों, भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप्स लीग से हटके हैं। आज वे एक्टर्स में काम कर रहे हैं जिनके बारे में 10 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम लीजिए,
और कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा। मैं अपने उन सभी युवा साथियों को सैल्यूट करता हूं जो किसी न किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। साथियों, आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों, विशेष इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से एक जरूर करना चाहता हूं। भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत पर दुनिया हैं। ऐसे समय में हम सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो जिम्मेदारी है क्वालिटी पर जोर देने की। होती है, चलती है जगह, ये युग चला गया। आइए इस वर्ष हम पूरी ताकत से क्वालिटी को प्राथमिकता दें। हम सबका एक ही मंत्र हो, क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। कल से आज बेहतर क्वालिटी। हम जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्वालिटी को बेहतर बनाने का संकल्प लें। चाहे हमारे टेक्सटाइल हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन पैकेजिंग, इन प्रोडक्ट का मतलब ही बन जाए टॉप क्वालिटी। आइए इसको हम अपना बेंचमार्क बनाएं। हम संकल्प लें, क्वालिटी में न कोई कमी होगी, न क्वालिटी से कोई समझौता होगा। और मैंने तो लास्ट से कहा था, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। ऐसा करके ही हम विकसित भारत की यात्रा को तेजी से आगे ले जा पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के लोग बहुत इनोवेटिव है। समस्याओं का समाधान ढूंढना हमारे देशवासियों के भाव में है। कुछ लोग ये काम स्टार्टअप्स के जरिए करते, तो कुछ लोग समाज की सामूहिक शक्ति से रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सामने आया है। से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया है। तमसा की नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सजीव धारा है। ऐसे निकलकर गंगा में समाहित होने वाली यह नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जनजीवन की धुरी हुआ थी, लेकिन प्रदूषण की वजह से अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी। गाद, कूड़ा और गंदगी ने इस नदी के प्रवाह को दिया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इस नया जीवन देने का अभियान शुरू किया। नदी की सफाई की गई, उसके किनारों पर छायादार, फलदार पेड़ है। स्थानीय लोग कर्तव्य भावना से इस काम से और सबके प्रयास से नदी का पुनरुद्धार हुआ। साथियों, जन भागीदारी का ऐसा ही प्रयास आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भी देखने को मिला है। यह वह क्षेत्र जो सूखे की गंभीर समस्या से जूझता रहा है। यहाँ की लाल और बलुई है। यही वजह है कि लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता। यहाँ के कई क्षेत्रों में लंबे समय तक बारिश नहीं है। कई बार लोग अनंतपुर की तुलना रेगिस्तान सूखे की स्थिति से भी कर देते हैं। साथियों, इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों ने गांवों को साफ करने का संकल्प लिया। फिर प्रशासन के सहयोग से अनंत नीरू संरक्षणम प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत। इस प्रयास के तहत 10 से अधिक जलाशयों को जीवनदान मिला है। उन जलाशयों में भरने लगा है।
इसके साथ ही 7,000 से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं। यानी अनंतपुर में जल संरक्षण साथ साथ ग्रीन कवर भी बढ़ा है। बच्चे अब तैराकी का आनंद भी ले सकते हैं। एक प्रकार है तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम फिर से निखर उठा। साथियों, आजमगढ़ हो, अनंतपुर हो या फिर देश की कोई और जगह, ये देखकर खुशी होती है कि लोग एकजुट होकर कर्तव्य भाव से ये संकल्प सिद्ध कर रहे हैं। जन भागीदारी और सामूहिक यही भावना हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में भजन कीर्तन सदियों से हमारी संस्कृति की आदत है। हमने मंदिरों में भजन सुने हैं, कथा सुनते वक्त सुने, और हर दौर ने भक्ति को अपने समय के हिसाब से जिया। आज की पीढ़ी भी कुछ नए कमाल कर रही है। आज के युवाओं ने भक्ति को अपने अनुभव और अपनी जीवन में ढाल दिया है। इसी सोच से एक नया सांस्कृतिक उभर कर सामने आया है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे। देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो रहे हैं। जो सजा होता है, रोशनी होती है, संगीत होता है, पूरा तामझाम होता है और माहौल किसी क्षण से जरा भी कम नहीं होता है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है। लेकिन वह गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता, पूरी लगन के साथ, पूरे लय के साथ, भजन की गूंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जैन के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह देखकर लगता है कि इन आयोजनों में भजन की गरिमा, शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाता है। भक्ति को हल्केपन में नहीं लिया जाता, न शब्दों की मर्यादा टूट और न ही भाव की। मंच आधुनिक हो सकता है, संगीत की प्रस्तुति अलग हो सकती है, लेकिन मूल भावना वही रहती है। आध्यात्म का निरंतर प्रवाह वहां अनुभव होता है। मेरे प्यारे वासियों, आज हमारी संस्कृति और त्योहार दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। दुनिया कोने में भारत के त्योहार बड़े उत्साह और उनके साथ मनाए जाते हैं। हर तरह कल्चरल वाइब्रेंसी को बनाए रखने में हमारे भारतीय भाई बहनों का अहम योगदान है। वो जहां भी हैं वहां अपनी संस्कृति की मूल भावना को संरक्षण और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर मलेशिया में भी हमारा भारतीय समुदाय बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि मलेशिया में 500 से ज्यादा तमिल स्कूल है। इनमें तमिल की पढ़ाई के साथ ही अन्य विषयों को भी तमिल में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ तेलुगु और पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाओं पर भी बहुत फोकस रहता है। साथियों, भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में सोसाइटी की बड़ी भूमिका है। इसका नाम है मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी। अलग अलग कार्यक्रमों के साथ यह संस्था एक हेरिटेज वॉक का भी आती है। इसमें दोनों देशों को आपस में जोड़ने वाले सांस्कृतिक स्थलों को कवर किया जाता है
पिछले महीने एशिया में लाल पाड़ साड़ी आईकॉक इसका आयोजन किया गया। इस साड़ी बंगाल की हमारी संस्कृति से विशेष नाता है। इस कार्यक्रम में सबसे अधिक संख्या इस साड़ी को पहनने का रिकॉर्ड बना, इसे मलेशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इस मौके पर ओडिसी और बाउल म्यूजिक ने तो लोगों का दिल जीत लिया। मैं कह सकता हूं, साया बरबांगा गान डियास्पोरा इंडिया दी मलेशिया, मेरे का मां इंडिया दान मलेशिया, सेमाकिन रापा। मलेशिया के हमारे भारतवंशियों मेरी बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहां हमें कुछ न कुछ असाधारण अभूतपूर्व होते हुए जरूर जाता है। कई बार मीडिया की चकाचौंध में ये बातें जगह नहीं पाती, लेकिन इनसे पता चलता है हमारे समाज की असली शक्ति क्या है। इनसे हमारे उन वैल्यू सिस्टम्स की भी झलक मिलती है। में एकजुटता की भावना सर्वोपरि है। गुजरात में बेचरा जी के चंदन की गांव परंपरा अपने आप में अनूठी है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ के लोग कर बुजुर्ग अपने घरों में खाना नहीं बनाते, तो आपको हैरत होगी। इसकी वजह गांव का शानदार कम्युनिटी किचन। इस कम्युनिटी किचन में एक साथ पूरे गांव का सबका खाना बनता है और लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। बीते 15 वर्षों से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। इतने ही, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके टिफिन सर्विस भी उपलब्ध है, यानी होम डिलीवरी भी पूरा इंतजाम है। गांव का ये सामूहिक भोजन लोगों को आनंद से भर देता है। ये पहल न केवल लोगों को आपस में जोड़ती है, बल्कि इससे पारिवारिक भावना को भी बढ़ावा है। साथियों, भारत की परिवार व्यवस्था, फैमिली सिस्टम हमारी परंपरा का हिस्सा है। दुनिया के कई देशों में इसे बहुत कौतूहल के साथ देखा जाता है। कई देशों में ऐसे फैमिली सिस्टम को लेकर बहुत सम्मान भाव है। कुछ ही दिन पहले ही मेरे पर यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि यूएई साल 2026 को ईयर ऑफ फैमिली के रूप में आ रहा है। मकसद ये कि वहां के लोगों के बीच सौहार्द और सामुदायिक भावना और मजबूत। वाकई यह बहुत ही सराहनीय पहल है। साथियों, जब परिवार और समाज की ताकत मिलती है, इससे बड़ी चुनौतियों को परास्त कर सकते हैं। मुझे अनंतनाग शेखगुंड गांव के बारे में जानकारी मिली है। यहाँ ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट और शराब से जुड़ी चुनौती काफी बढ़ गई थी। इन सब को देखकर यहाँ के मीर जाफर जी इतना परेशान हुए कि उन्होंने इस समस्या को दूर करने की ठान ली। उन्नाव के गांव से लेकर बुजुर्गों तक सभी को एकजुट किया। उनकी इस पहल का असर कुछ ऐसा रहा, वहां की दुकानों ने तंबाकू उत्पादों को बेचना ही बंद कर दिया। इस प्रयास से ड्रग्स के खतरों को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। साथियों, हमारे देश में ऐसी अनेक संस्थाएं भी हैं
जो वर्षों से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में जुटी है। जैसे एक संस्था है पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के फरी में, इसका नाम है विवेकानंद शिक्षा निकेतन। ये संस्था पिछले 4 दशक बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल में जुटी है। गुरुकुल की शिक्षा और टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ ही ये संस्था समाज कल्याण के कई नेक कार्यों में जुटी है। मेरी कामना है निस्वार्थ सेवा का यह भाव देशवासियों के बीच निरंतर और अधिक सशक्त होता रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम निरंतर स्वच्छता के विषय को उठाते रहे हैं। मुझे ये देखकर गर्व होता है हमारे युवा अपने आसपास की स्वच्छता को लेकर बहुत सजग है। प्रदेश में हुए एक ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में मुझे जानकारी मिली है। अरुणाचल वो धरती है जहां देश में सबसे पहले सूर्य की किरणें भी हैं। यहाँ लोग जय हिंद कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यहाँ ईटानगर में युवाओं का समूह उन हिस्सों की सफाई के लिए एक हुआ जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। इन युवाओं ने अलग अलग शहरों में सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई अपना मिशन बना लिया। इसके बाद ईटानगर, नाहरम, दोईमुख, सेप्पा, पालिन और पासीघाट, वहां भी ये अभियान लाया गया। ये युवा अब तक करीब 11 लाख किलो से अधिक कचरे की सफाई कर चुके हैं। सोचिए दोस्तों, नौजवानों ने मिलकर के 11 लाख किलो का कचरा हटाया। साथ एक और उदाहरण असम का है। असम के नागांव में वहां की पुरानी गलियों से लोग भावनात्मक रूप से जुड़े। यहाँ कुछ लोगों ने अपनी गलियों को मिलकर साफ करने का संज्ञा। धीरे धीरे उनके साथ और लोग जुड़ते गए। इस तरह एक ऐसी टीम तैयार हो गई जिसने गलियों से बहुत सारा हटा दिया। साथियों, ऐसा ही एक प्रयास बेंगलुरु में हो रहा है। बेंगलुरु में सोफा वेस्ट बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। इसलिए कुछ प्रोफेशनल्स एकजुट होकर इस इश्यू को अपने तरीके से कर रहे हैं। साथियों, आज कई शहरों में ऐसी टीमें हैं जो लैंडफिल वेस्ट की रिसाइकलिंग में जुटी हैं। चेन्नई में ऐसी ही एक टीम ने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे उदाहरणों से पता चलता है कि स्वच्छता से जुड़ा हर प्रयास कितना अहम है। हमें स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत तौर पर या फिर के तौर पर अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, तभी हमारे शहर और बेहतर बनेंगे। मेरे प्यारे देशवासी, जब पर्यावरण संरक्षण की बात होती है तो अक्सर हमें बड़ी योजनाएं, बड़े अभियान और बड़े बड़े संगठन की बातें आती हैं। लेकिन कई बार बदलाव की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से होती है। एक व्यक्ति से, एक इलाके से, एक कदम से। लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशों से भी बड़े बदलाव आते हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार के बेनोय दास जी का प्रयास इसी का उदाहरण है। पिछले कई वर्षों से उन्होंने अपने जिले को हरा बनाने का काम अकेले दम पर किया है। बेनोय दास जी ने हजारों पेड़ लगाए हैं। कई बार पौधे खरीदने से लेकर उन्हें लगाने और देखभाल करने के
सारा खर्च खुद ने है। जहां जरूरत पड़ी वहां स्थानीय लोगों, छात्रों, नगर निकायों के साथ मिलकर काम किया। उनके प्रयास से सड़कों के किनारे हरियाली और बढ़ गई है। साथियों, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के जगदीश प्रसाद आहिरवार जी, उनका प्रयास भी बहुत ही सराहनीय है। वो जंगल में बीट गार्ड के रूप में अपनी देते हैं। एक बार गश्त के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जंगल में मौजूद कई औषधीय पौधों की जानकारी कहीं भी व्यवस्थित रूप से नहीं है। जगदीश जी ये जानकारी अगली पीढ़ी तक जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने औषधीय पौधों की पहचान करना और उनका रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। उन्होंने 125 से ज्यादा औषधीय पौधों की पहचान की। हर पौधे की तस्वीर, नाम, उपयोग और मिलने के स्थान की जानकारी जुटाई। उनकी जुटाई जानकारी को वन विभाग ने संकलित किया और किताब के रूप में प्रकाशित भी किया। इस किताब दी गई जानकारी अब रिसर्चर, छात्रों और अधिकारियों के बहुत काम आ रही है। साथियों, पर्यावरण संरक्षण की यही भावना आज बड़े स्तर पर दिखाई दे रही है। इसी सोच के साथ देश भर में पेड़ माह नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। बताता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हैं और किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी की एक और बात के लिए बहुत सराहना करना चाहता हूं। वजह है मिलेट्स, यानी श्री अन्न। मुझे ये देखकर खुशी है कि श्री अन्न के प्रति लोगों का लगाव निरंतर बढ़ रहा है। वैसे तो हमने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था। आज 3 साल बाद भी इसको लेकर देश और दुनिया जो पैशन और कमिटमेंट है वो बहुत उत्साहित कर है। साथियों, तमिलनाडु के कल्लकुरिची में महिला किसानों का एक समूह प्रेरणा स्रोत बन गया है। यहाँ के पेरिया पालयम मिलेट पीसी से लगभग 800 महिला किसान जुड़ी हैं। मिलेट्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इन महिलाओं ने मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की। अब वो मिलेट से बने उत्पाद को सीधे बाजार तक पहुंचा रही हैं। साथियों, राजस्थान के रामसर में भी किसान श्री अन्न को लेकर ईंधन कर रहे हैं। यहाँ के रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी से 900 से अधिक किसान जुड़े हैं। किसान मुख्य रूप से बाजरे की खेती करते हैं। यहाँ बाजरे को प्रोसेस करके रेडी टू ईट लड्डू तैयार किया जाता है। इसकी बाजार में बड़ी मांग है। इतना ही नहीं साथियों, मानकर खुशी होती है, आजकल कई मंदिर ऐसे हैं जो अपने प्रसाद में सिर्फ मिलेट्स का उपयोग करते हैं। मैं उन मंदिर के सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस पहल के लिए। साथियों, मिलेट्स श्री अन्न से अन्नदाता की कमाई बढ़ने के साथ ही लोगों की हेल्थ में भी सुधार की गारंटी बनता जा रहा है। मिलेट्स पोषण से भरपूर होते हैं, सुपर फूड होते हैं। हमारे देश में सर्दियों का मौसम तो खान के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में इनमें श्री अन्न का सेवन जरूर करना चाहिए। मेरे देशवासियों, मन की बात में हमें एक कई अलग अलग विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिला।
ये काम हम सभी को अपने देश की उपलब्धियों को करने और सेलिब्रेट करने का अवसर देता है। फरवरी में ऐसा ही एक और अवसर आ रहा है। अगले महीने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। इस समिट में दुनिया भर से, विशेषकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट भारत आएंगे। यह सम्मेलन एआई की दुनिया में भारत की और उपलब्धियों को भी सामने। मैं इसमें शामिल होने वाले हर किसी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अगले महीने मन की बात में एआई इम्पैक्ट समिट पर हम जरूर बात करेंगे। देशवासियों की कुछ अन्य उपलब्धियों की भी चर्चा करेंगे। तब लिए मुझे मन की बात में विदा दीजिए। कल के गणतंत्र दिवस के लिए एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड में विभिन्न बातों का जिक्र किया है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर के साहित्य महोत्सव का आखिरी दिन प्रथम सत्र में संविधान और भारतीय मूल्य पर संवाद हुआ है। प्रथम सत्र में ही ट्रेवल, ब्लॉग और नवयुग पर परिचर्चा की गई। भारत बोध पर की जाएगी परिचर्चा। द्वितीय सत्र में पत्रकारिता और साहित्य पर चर्चा, साथ ही नाट्य सत्र और कला परंपरा पर संवाद। प्रथम सत्र में ही ट्रेवल, ब्लॉग और नवयुग पर चर्चा होगी। भारत बोध पर भी की जाएगी परिचर्चा। प्रथम सत्र में ही आपको बता दें, भारत बोध पर भी की जाएगी परिचर्चा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबिकापुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बिलासपुर चौक के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार कार ने कुचला है। एक युवक के दौरान दर्दनाक मौत हुई है। बाइक में 2 युवक थे सवार। घटना के बाद चालक मौके से फरार हुआ है। मणिपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मणिपुर की घटना। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर हजारीबाग से है, जहां आपको बता दें, हुरहुरु बाबा पथ की जर्जर और टूटी फूटी सड़कें वर्षों से मोहल्ले वासियों की परेशानी का कारण बनी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में
हालात और भी बदतर हो जाते हैं। सड़क पर जल जमा होने से आवागमन लगभग ठप हो जाता है, जिससे छोटे छोटे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में बच्चों को गोद में उठाकर स्कूल ले जाना मोहल्ले वासियों की मजबूरी बन जाती है। बुजुर्गों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं रात के अंधेरे में गड्ढों और जल जमाव के कारण लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कई मामलों में लोगों के हाथ पैर तक टूटने की बात सामने आई। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जल भराव के कारण आए दिन सांप और बिच्छू दिखाई देते हैं, जिससे भय का माहौल बना रहता है। अगली खबर हजारीबाग से, जहां ठगों ने पुलिसकर्मी बनकर महिलाओं से जेवरात ठगने की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। ठगों ने खुद को पुलिस का आदमी बताकर महिलाओं को डराया और चालाकी से उनके सोने के गहने लेकर फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़िता निर्मला सिंह ने बताया कि आरोपी युवक उनके पास पहुंचे और कहा कि आगे हत्या की घटना हुई है और ऊपर से आदेश है कि सभी महिलाओं के गहने उतरवा कर सुरक्षित रखवाए जाएं। शुरुआत में महिलाओं ने गहने उतराने से इनकार किया, लेकिन युवक ने भरोसा दिलाया है और खुद गहने खोलने में मदद करने लगा। इसी दौरान निर्मला सिंह की ननद का चूड़ा जबरन खींचा गया और जिससे उनका हाथ छिल गया। इसके बाद महिलाओं ने अपने गहने एक रूमाल में रख लिए। आरोपियों ने उन्हें नीचे खड़े तथाकथित अधिकारी के पास जाकर नाम लिखवाने को कहा। वहां मौजूद एक अन्य युवक ने नाम, पता और गहनों का पूरा ब्यौरा नोट किया। इसी बीच एक तीसरा युवक भी वहां पहुंचा, जिसे देखकर बाकी आरोपी उसे गले की चैन अंदर करने की हिदायत देते नजर आए, जिससे महिलाओं का भरोसा और बढ़ गया। कुछ देर बाद ठगों ने गहनों को कागज में लपेटकर रूमाल में रखने को कहा। महिलाएं जब घर पहुंची और रूमाल खोला तो उसमें केवल पीतल का एक कड़ा मिला, जबकि सभी सोने के गहने गायब थे। इस संबंध में पीड़िता मुक्ता सिंह के पति अजीत कुमार सिंह के आवेदन पर लोह सिंघना थाना में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी निशांत केरकेटा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंडला से है, जहां जिले के बिछिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 के पास पुलिस अधीक्षक की देखरेख में सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजनों को हेलमेट पहनने के महत्व के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मंडला ने वाहन चालकों को समझाइश दी और हेलमेट के सुरक्षा पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हेलमेट पहनना न केवल सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह जीवन की रक्षा भी करता है। अधिकारियों ने बिना हेलमेट चल रहे वाहन चालकों को समझाइश देने के साथ ही हेलमेट उपहार भी वितरित किए। इससे नागरिकों में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश पहुंचा। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि 26 जनवरी से हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में पुलिस विभाग की टीम ने
विशेष रूप से हाईवे पर निगरानी रखते हुए वाहन चालकों के व्यवहार को भी देखा। इस पहल के माध्यम से प्रशासन ने यह संदेश दिया कि सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य और हेलमेट पहनना जीवन सुरक्षा का अहम हिस्सा है। ठीक है ना, हेलमेट पहन लोगे तो ही जिंदा रहोगे। अगर एक्सीडेंट हुआ तो बाल से तो नहीं बच सकते ना, ये कोई क्वेश्चन तो काम करता नहीं है। तो हेलमेट 26 तारीख के बाद बगैर हेलमेट के निकलोगे तो पिछले वर्ष मंडला जिले में 119 लोग हेलमेट नहीं लगाने की वजह से जो सर में चोट लगी है उससे मृत्यु में असामयिक उनकी मृत्यु हुई है, जिससे उनके परिवारों पर बहुत असर पड़ा है। परिवार एक तरीके से आर्थिक संकट में पड़ गए हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये इस बार प्रयास किया है कि 26 जनवरी के पहले तक हम लोग लगातार समझाइश देंगे। एजेंसीज और अन्य बिजनेसमैन के सहयोग से हेलमेट लोगों को गिफ्ट करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि बगैर हेलमेट अपना निकलें। इसके पश्चात अगर लोग बगैर हेलमेट के निकलेंगे तो उन पर चालानी कार्रवाई करेंगे और जो अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ होती है वो करेंगे। तो हमारा सबसे यही आग्रह है कि अपनी स्वयं की रक्षा, जीवन की रक्षा उनके हाथों में है। बगैर हेलमेट के घर से न निकलें और अन्य ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें, जिससे कि हम एक सुरक्षित मुद्दा बना सकें। थैंक यू। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने हरियाणा सीएम सैनी को बधाई दी है। लोकप्रिय राजनेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं, भगवान श्री कृष्ण से उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ की प्रार्थना। सीएम योगी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी को बधाई दी। तो यह अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको दिखाने। सीएम योगी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को जन्म दिवस की बधाई दी। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। सीएम योगी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को बधाई देते हुए उन्होंने लिखा, लोकप्रिय राजनेता के जन्मदिन की शुभकामनाएं, भगवान कृष्ण से उत्तम स्वास्थ्य व सुदीर्घ आयु की प्रार्थना। सीएम योगी ने हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को बधाई दी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, पेपरलेस होगा लखनऊ विश्वविद्यालय। 1 अप्रैल से पूरी तरह से पेपरलेस होगा। विश्वविद्यालय में डिजिटल कार्य प्रणाली की शुरुआत। 105 साल पुराने विद्यालय में होगी शुरुआत। फाइलें, आदेश व निर्देश होंगे ऑनलाइन। ई ऑफिस सिस्टम के लिए तैयारी पूरी। फरवरी मार्च में फाइलों की स्कैनिंग कोडिंग होगी। कुलपति के निर्देश पर सभी को आदेश जारी किया गया है। नई व्यवस्था से फाइलों में छेड़छाड़ असंभव होगी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से हम खबर है। ग्लोब कैफे बना गुंडागर्दी का अड्डा। कैफे पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। सुफियान नाम के युवक को बुरी तरह से पीटा है। दुबग्गा पुलिस जांच में जुटी हुई है। और इस बीच सीधा मथुरा आपको लिए चलते, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हुए हैं। मन की बात कार्यक्रम में सहभाग होने के लिए वो पहुंचे। इस दौरान क्या कुछ कहना सुनाते हैं। माननीय विधायक श्री पूरण प्रकाश जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अक्षय पात्र वृंदावन चंद्र मंदिर के अध्यक्ष श्री चंचला पतिदास जी, अनंत वीरदास जी, केवल्य पतिदास जी और कुर कृष्णदास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने के उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन है और वहां भी उनका आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस लीला भूमि वृंदावन से प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एक युवा के प्रतीक हैं। 5 बार बिहार विधानसभा में पाटलिपुत्र से विधायक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी विभिन्न पदों का आपने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के उपरांत अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नितिन नवीन जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में
ये नया दायित्व दिया है और उस नए दायित्व के उपरांत आज उनका ये प्रथम आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब यहां के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहां पर स्वागत कर सकें, अभिनंदन कर सकें। वैसे भी यह धरती भूमि हमारी प्राचीन काल से ही तीर्थ ही है। यहां मथुरा, वृंदावन, बरसाना, कुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव ऐसी तीर्थ हजारों वर्षों से सनातन धर्मावलंबी के लिए एक नई प्रेरणा रही है। यहां के रज रज में, यहां के कण कण में श्री कृष्ण का, राधा रानी का और हजारों वर्षों की उस विरासत का अंश आज भी सालुजन ढूंढता है, उसके साथ अपना तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य होगा, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्मभूमि इसी मथुरा जनपद पड़ती है। इसी मथुरा जनपद में उनकी पावन जन्मभूमि का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ब्रजभूमि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ ही अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकास के एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू करके भारत की अर्थव्यवस्था का एक संबल बन रहा है। निरंतर पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ न केवल बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी तौर पर उतारती है, हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराती है, बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी बिना भेदभाव के वंचित को वरीयता के आधार पर शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। क्या नौजवान हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या महिलाएं और क्या विरासत को सम्मान देने का कार्य या विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के गांव से लेकर के शहर तक प्रत्येक जगह प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य आज सब उत्तर प्रदेश अंदर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से देखने को, जानने को प्राप्त हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के लिए मोहताज नहीं है। देश के अंदर जहां कहीं भी जाता है और कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। हर व्यक्ति, सामने देखने वाला व्यक्ति भी गौरव अनुभूति करता है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया था। एक समय था जब यहां की विरासत को लोग कोसने का काम करते थे, हमें अपमानित करने का काम करते थे। बीमारू राज्य होने के नाते लोगों का दृष्टिकोण हमारे बारे में भिन्न था। अब बीमारू नहीं, अब तो भारत की इकोनॉमी का इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश
देश के विकास में अपना योगदान प्रभावी ढंग से दे रहा है। इसमें हमारा युवा भी, अन्नदाता किसान भी और आधी आबादी भी इस पूरे के साथ जुड़ करके कार्य कर रही है और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन के विश्वास का प्रतीक भी है। आज आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।